नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि आप मनोवैज्ञानिक परीक्षण में सबसे पहले क्या पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा वोट आए थे कि परीक्षण रचना के सामान्य सिद्धांत ये पढ़ना है सबसे पहले। तो अपन इसी पे आज चर्चा करेंगे कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन क्या है। जो परीक्षण की जो रचना है उसका मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं होता इसका उपयोग, जो अपन टेस्ट की बात कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे जो टेस्ट की जो रचना है वो निर्देशन संस्थान के संदेशकर्ता या शोधकर्ता भी करते हैं, जहाँ पे निर्देश देना है। औद्योगिक प्रबंधन में भी इसका उपयोग होता है। समाजशास्त्र के लोग भी इसको आवश्यकता अनुसार परीक्षणों की रचना करते हैं। तो यह परीक्षण कुछ सामान्य सिद्धांतों के आधार पर बनाए जाते हैं। यानी आपको ये बात कर रही हूँ कि केवल शिक्षा या मनोविज्ञान में ही ये टेस्ट कंस्ट्रक्शन का उपयोग नहीं होता है, बल्कि औद्योगिक प्रबंधन में भी होता है, समाजशास्त्र में भी होता है। तो ये कैसे कुछ सिद्धांतों के आधार पर बनाए जाते हैं, और ये जो परीक्षण होते हैं वो स्टैंडर्डाइज हो सकते हैं और अनस्टैंडर्डाइज भी हो सकते हैं, मानकीकृत भी हो सकते हैं, अमानकीकृत भी हो सकते हैं। इन सभी परीक्षणों का उद्देश्य क्या होता है, अलग अलग होता है, और इन परीक्षणों की विषय वस्तु भी क्या होती है, अलग अलग होती है। क्यों? अब भाई हम इंडस्ट्री के हिसाब से बनाएंगे तो उसके उद्देश्य अलग होंगे, उनकी विषय वस्तु अलग, समाजशास्त्र के हिसाब से बनाएंगे तो अलग होंगे, या मनोविज्ञान के आधार पर बनाएंगे या शिक्षा के आधार पर बनाएंगे तो अलग अलग होंगे। तो परीक्षण तैयार होने के बाद भी परीक्षण का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। यानी वो तब परीक्षण वैलिड होगा जब वो स्टैंडर्डाइज होगा। जिन परीक्षणों का मानकीकरण किया जाता है उनका उपयोग अधिक व्यापक हो जाता है। जब वो स्टैंडर्डाइज बन जाते हैं ना, तो अब हर कोई उसका उपयोग कर सकता है। मैंने मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में मैंने बताया था कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है। जैसे अगर आप उदाहरण फिर से बताती हूँ कि 1 किलो चीनी आप चाहे आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ खरीदें, चाहे आप दूसरी जगह, दूसरी कंट्री, दूसरे शहर, तो उसका मतलब 1 किलो मतलब 1 किलो, उसमें अंतर नहीं मिलेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ये किलो जो है स्टैंडर्डाइज मानक है। इसी तरह से अगर हम परीक्षणों की रचना करते हैं और उसे स्टैंडर्डाइज करते हैं तो फिर वह देश काल परिस्थिति से परे हो जाता है। यानी अब आप उस परीक्षण का उपयोग यहाँ करें चाहे किसी अन्य जगह पे करें, परिणाम एक जैसे ही आएंगे। यानी हमने जो उसे स्टैंडर्डाइज किया है उस पर आधारित ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चर्चा की है कि परीक्षण रचना के क्या सामान्य सिद्धांत होते हैं, परीक्षण की रचना क्यों कर रहे हैं और सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ये जो अपन परीक्षण रचना के सिद्धांतों में क्या बात आती है कि कुछ आधार हैं परीक्षण रचना के। पद क्या हैं, आधार ये हैं कि सबसे पहले आ जाता है परीक्षण निर्माण की योजना बनाना। जब भी हमें कोई टेस्ट बनाना है तो प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, यहाँ पे प्लानिंग करना पड़ेगा, उस किस तरह से योजना बनानी पड़ेगी। दूसरा पद है परीक्षण का प्रारंभिक रूप तैयार करना, प्रिपेयरिंग द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ द टेस्ट। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई उसका प्रारूप, फर्स्ट जो उसका आउटलाइन है वो तैयार करना पड़ेगा। तीसरे स्टेप में बात करेंगे कि परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना। जो आपने बना लिया है प्रारूप जो है उसकी पायलट स्टडी करेंगे, पायलट स्टडी ऑफ द टेस्ट और ट्राइंग आउट द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट। यानी उसको अपन ये जांचेंगे, परखेंगे कि हमने जो बनाया है प्रारंभिक प्रारूप वो कैसा है। चौथे स्टेप में बात करेंगे परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार करना है कि अब हम उसको फाइनलाइज करेंगे, प्रिपेयरिंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द टेस्ट। और पांचवा है परीक्षण का मूल्यांकन करना, उसका भाई इवैल्यूएटिंग करेंगे कि भाई टेस्ट कैसा है, सही है कि नहीं। और परीक्षण का मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेस्ट। ये चरण हैं, अपन इनके अनुसार पढ़ेंगे कि किसी परीक्षण की रचना किस प्रकार की जाती है। मैं एक एक करके आपको पद समझाऊंगी, डिटेल में समझाऊंगी, जिससे कि आप उसे अब आप भी स्वयं किसी भी परीक्षण का निर्माण कर सकते हो और उसे स्टैंडर्डाइज भी
भी कर सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा, चाहे आप शोधार्थी हो, चाहे आप किसी पढ़ रहे हैं, तो आपको ये दोनों चीजों में मदद करेगा। तो चलिए सबसे पहले अपन चरण पे चलते हैं कि परीक्षण निर्माण की योजना बनाना। भाई आपको पहले प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि अपने दिमाग में योजना बनानी पड़ेगी। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कोई बड़े या जटिल कार्य को क्रियान्वित करने के लिए पहले हम योजना बनाते हैं और फिर उसे क्रियान्वित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं बात कर रही हूँ कि कोई परीक्षण की रचना करने से पूर्व जो भी उसके परीक्षण निर्माण करता है, चाहे वो आप हो, मैं हूं या कोई भी हो निर्माण करता, को एक सुनिश्चित योजना बनाना आवश्यक है। क्या समझे आप? पहले योजना बनाएं और परीक्षण निर्माण की योजना के अंतर्गत हम सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाता है कि परीक्षण का उद्देश्य क्या है। हमने कहा योजना बनाएं। योजना बनाने के भी पूर्व मैं आपसे ये कह रही हूं कि परीक्षण निर्माण के उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो उद्देश्य समझने के बाद फिर परीक्षण का स्वरूप क्या होगा, आपको ये भी समझना होगा उसका स्वरूप क्या होगा, परीक्षण किस भाषा में बनाया जाए, परीक्षण किन लोगों के लिए बनाया जाए और परीक्षण का प्रशासन के लिए जनसंख्या में से क्या और कैसे सैंपल लिया जाए। मैंने बहुत सारी बातें कह डाली, पहले आप ध्यान से समझिए कि हम जब प्लानिंग की बात कर रहे हैं, अभी मैंने एक भी स्टेप्स उसके अंदर के भी नहीं समझाए, पहले मैं बात बस इतना समझा रही हूँ कि प्लानिंग करने के समय अगर आप एक परीक्षण करता है तो आप पहले क्या सुनिश्चित कीजिए, आपको क्या सुनिश्चित करना है, रटिए आप, चलिए हमारे साथ में कि परीक्षण योजना के जब हम कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, उसके पहले हमें यह निर्धारित करना होगा कि परीक्षण के उद्देश्य क्या है, पहला, ठीक है। फिर दूसरा मैं बात कर रही हूँ कि परीक्षण का स्वरूप क्या होगा, आपको ये भी समझना होगा। फिर किस भाषा में बनाया जाए, तो उद्देश्य, स्वरूप, भाषा। फिर चौथा है परीक्षण किन लोगों के लिए बनाया जाए, ठीक है ना, ये भी बात ध्यान। और परीक्षण के प्रशासन के लिए जो हम जनता है या पॉपुलेशन है, उसे क्या और कैसे उसका सैंपल लिया जाए, यानी उसको अपन किस तरह से अपन उसका सैंपल लिया जाए। 5 चीजें समझ गए आप, ठीक है। तो अब इसके साथ यह निर्धारित करना भी आवश्यक है कि परीक्षण की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, उसमें कंटेंट क्या होना चाहिए। तो परीक्षण निर्माण योजना के चलिए अपन अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। अब आपने इसकी भूमिका समझ ली कि मैंने भूमिका में आपको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे समझाई। अब अपन पहले पद पर चलते हैं परीक्षण निर्माण योजना की। परीक्षण के उद्देश्य का निर्धारण करना। सबसे पहले क्या बोल रही हूँ, उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो इसमें क्या करते हैं, जब आप परीक्षण की, ये पहला स्टेप आ गया परीक्षण निर्माण योजना में, कि जब परीक्षण रचना की योजना बनाते समय हम परीक्षण के उद्देश्य निर्धारित करते हैं। परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों का निर्धारण जो है, जो हम उसे डिटरमाइन जो कर रहे हैं, स्वयं परीक्षण करता, निर्माण करता ही करता है कि हमें किस उद्देश्यों को ध्यान में रख करके परीक्षण का निर्माण करना है। और उस परीक्षण के उद्देश्यों को क्या करता है, स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। परीक्षण के जो भी उद्देश्य परीक्षण निर्माण करता बनाए, वह उद्देश्य कैसे होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। यानी आपको उद्देश्यों का निर्माण भी कैसे करना है, संक्षिप्त, स्पष्ट और वास्तविक होना चाहिए। और किसी भी परीक्षण निर्माणकर्ता को परीक्षण से संबंधित अधिक उद्देश्यों का निर्माण नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बहुत सारे उद्देश्य लेकर के आप टेस्ट नहीं बनाइए। जैसे मैं उदाहरण समझा देती हूँ, मैंने बहुत सारी बातें समझाई कि उदाहरण के लिए अगर मैं बात कहूँ कि कोई परीक्षण निर्माणकर्ता जो है वो पर्सनैलिटी सूची बनाना चाहता है ना, यहाँ पर तो पर्सनालिटी सूची बनाने के लिए उसे परीक्षण की योजना के अंतर्गत उद्देश्यों में कुछ निश्चित कर लेना चाहिए कि भाई अब क्या निश्चित करना चाहिए कि वह व्यक्तित्व के किन गुणों का ही मापन करना चाहता है। ये मैंने पहले ही अपने क्या कर रही हूँ, उद्देश्यों में निश्चित कर रही हूँ। उसका उद्देश्य किस आयु समूह के लिए है परीक्षण का निर्माण करना, ये पहले से वो क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है। तो अब आप समझ गए, मैंने
उद्देश्यों को संक्षिप्त, स्पष्ट और वास्तविक बनाया, ज्यादा नहीं बनाया, अधिक उद्देश्य नहीं बनाए, और पहले ही निर्धारित कर लिया कि किन उद्देश्यों के आधार पर मुझे परीक्षण का निर्माण करना है। तो पहला उद्देश्य आप समझ गए, पहला स्टेप कि परीक्षण के उद्देश्यों का निर्माण करना। दूसरा चलते हैं भाई, क्या लिखा है, क्या समझ में आ रहा है, आप स्क्रीन पे देखें। दूसरा क्या लिखा है, विषय वस्तु का निर्धारण करना। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं विषय वस्तु का निर्धारण करना। आप कैसे करेंगे भाई विषय वस्तु का निर्धारण, कि जब हमने जो परीक्षण के उद्देश्य होते हैं उनके आधार पर ही हम कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर को निर्धारित करते हैं। परीक्षण क्या होना है या यह निर्धारित किया जाता है ना। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं कि परीक्षणकर्ता जो है, परीक्षण निर्माणकर्ता का उद्देश्य जो है वो 15 साल की आयु के बालकों की बुद्धि का मापन करना है। ये मैंने एक उद्देश्य बनाया है कि मैं जो टेस्ट बना रही हूँ वो 15 साल की आयु के बच्चों की बुद्धि का मापन करें। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, विषय वस्तु का निर्धारण भी मैं इन परीक्षणकर्ता को मुझे ये निश्चित करना होता है कि बुद्धि से संबंधित किन किन योग्यताओं का मुझे मापन करना होगा। आयु ध्यान में रख करके मैंने क्या करूंगी कि मैं ये याद रखूंगी कि 15 साल के बच्चे के लिए जब मुझे बुद्धि का मापन करना है तो मुझे उससे जुड़ी किन किन योग्यताओं का मापन करना है या बुद्धि से संबंधित किन किन पहलुओं का मापन करना है। तो अध्ययनकर्ता क्या कर रहा है, बुद्धि से संबंधित, जैसे अपन अगर अभी मैं उदाहरण को ही थोड़ा सा समझा रही हूँ कि मैंने बुद्धि की बात कर दी, किन किन पहलुओं का मापन करना, तो अपन बुद्धि को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर के सब पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। जैसे मैं उसमें देखूंगी कि उसकी वाचिक योग्यता कैसी है, वर्बल एबिलिटी कैसी है, बुद्धि का मापन करना ना मुझे, है ना। वर्बल योग्यता कैसी है, या एबिलिटी टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड वर्ड, यानी वो शब्दों को किस प्रकार से समझता है। दूसरा, बुद्धि का मापन करने में मैं देखूंगी कि संख्यात्मक योग्यता कैसी है, उसकी नंबर एबिलिटी कैसी है, एबिलिटी टू थिंक अबाउट मैथमेटिकल रिलेशनशिप, वो समझ पा रहा है कि नहीं। स्थान या क्षेत्र प्रक्षेपण योग्यता, कि भाई जो है एबिलिटी टू विजुअलाइज स्पेस रिलेशनशिप, यहाँ पे बीच में वो स्थान को समझ पा रहा है कि नहीं। प्रत्यक्ष परख योग्यता, परसेप्चुअल एबिलिटी, कि भाई प्रत्यक्ष में जो चीजें हैं उन्हें वह समझ पा रहा है कि नहीं। स्मृति योग्यता, मेमोरी एबिलिटी, कि वो मेमोराइज कर पा रहा है कि नहीं, रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं। तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी। तो इस तरह से यहाँ पे बात आ रही है कि वो आप क्या कर रहे हो, जो परीक्षण निर्माण करता था वो बुद्धि से जुड़े वो इन पहलुओं पे ध्यान देगा। और 15 साल की आयु के बच्चे के लिए हमको परीक्षण का निर्माण करना है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इन पहलुओं के आधार पर सब्जेक्ट मैटर चुन सकते हो। बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परीक्षण के रूप आदि के संबंध में निर्धारण। अब अपन इसका रूप कैसा चाहते हैं, हमने ये भी बात कही। तो जब हमने परीक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण में हमने बात की, परीक्षण जो निर्माणकर्ता की योजना के अंतर्गत यह निश्चित करता है कि परीक्षण का स्वरूप किस प्रकार का होगा। अब मैं चाहती हूं मेरा परीक्षण का स्वरूप शाब्दिक हो या अशाब्दिक हो, यानी मैं आप समझ रहे हो, शब्दों में हो या वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, ये रूप है उसका। जो मैंने इसको आपको एक और वीडियो में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में काफी अच्छे ढंग से समझाया, आप वहां पे भी देख सकते हो। तो मैंने ये चाहा है कि रूप कैसा हो, शाब्दिक हो या अशाब्दिक हो, या व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो। तो ये मैंने ये डिसाइड करूंगी और इस प्रकार निश्चित करती हूँ कि परीक्षा का माध्यम क्या होगा, भाषा क्या होगी, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, किसी भी भाषा में हो सकता है। तो इन्हें मैं क्या कर रही हूँ कि परीक्षण का माध्यम कैसा है। अब परीक्षण की योजना बनाते समय जो हम परीक्षण करता है यह निश्चित करता है कि उसका परीक्षण जो है अनस्टैंडर्डाइज प्रकार का हो कि स्टैंडर्डाइज प्रकार का हो। मैं कितने सारे रूप की बात कर रही हूँ। प्रशासन की दृष्टि से मैं बात करूंगी कि व्यक्तिगत हो कि सामूहिक हो या मिश्रित हो, तो ये भी बात सब ध्यान रखूंगी। तो इस तरह से कई रूप मैंने आपके सामने बात किए कि और उसमें ये भी बात कर सकते हो कि परीक्षण करता है इसमें कितने पद हों,
परीक्षा निर्माणकर्ता यह निश्चित कर लेता है कि परीक्षण में कितनी धनराशि व्यय करनी है, परीक्षण निर्माण में कितना समय लगेगा। तो ये सारे हमने बात क्या कर ली, इस थर्ड स्टेप में निर्धारित कर ली कि परीक्षण का स्वरूप आदि के संबंध में निर्धारण। तो आपने क्या किया, पहला स्टेप किया कि परीक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किया। ठीक है, मैं कौन से पे चल रही हूं, केवल परीक्षण निर्माण की योजना बनाना। भी आपने केवल योजना बनाई है, उसमें उद्देश्यों का निर्धारण किया है, विषय वस्तु का निर्धारण किया है और परीक्षण के स्वरूप आदि के संबंध में निर्धारण किया है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ जब आपने ये तीनों स्टेप, उसके सब स्टेप कंप्लीट किए। अब हम बात करते हैं परीक्षण का प्रारंभिक रूप तैयार करना। हमने अभी योजना तैयार कर ली है, योजना से बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं कि हमें करना क्या है। तो अब हम बात करते हैं जब एक परीक्षण जो है निश्चित और व्यवस्थित योजना जब बन जाती है, तब हम क्या कर सकते हैं, उसको क्रियान्वित कर सकते हैं, है ना। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि परीक्षण में पद होते हैं, प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों या पदों के आधार पर कॉन्सेप्ट का मापन किया जाता है कि क्या उसके अंदर हम पूछना क्या चाहते हैं, उसके लिए परीक्षण तैयार किया जाता है। और परीक्षण का प्रारंभिक रूप तैयार करने में क्या होता है, परीक्षणकर्ता सर्वप्रथम इन्हीं पदों या प्रश्नों के संबंध में निर्णय लेता है कि भाई परीक्षण में कितने पद होंगे यानी स्टेप होंगे, किस प्रकार के पद होंगे और प्रत्येक जो हमारा पद है, प्रकार के पदों में कितनी संख्या होगी, फिर वह पदों की रचना करता है। मैंने क्या बोल रही हूँ, प्रारंभिक रूप जब हमने योजना तैयार करने के बाद हमें उसमें जो हम परीक्षण बना रहे हैं उसमें हमें प्रश्न या पद चाहिए, है ना। और प्रश्नों और पद के आधार पर ही हम क्या कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट का मापन कर रहे हैं, इसलिए हमको प्रश्नों के आधार पे कर रहे हैं। तो हम जो भी परीक्षण के लिए हमने जो प्रारूप तैयार कर रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। जो हमने प्रश्न बना रहे हैं, स्वयं निर्णय ले रहे हैं कि परीक्षण में कितने पद होंगे, किस किस प्रकार के पद होंगे, प्रत्येक प्रकार के पद की कितनी संख्या में होंगे, और फिर वह पदों की रचना करता है। तो आपने ये समझ लिया कि ये चीजें कि प्रश्न आपको करने पड़ेंगे खुद से। और पदों की रचना के बाद अब हम उसका जो प्रशासन है, टेस्ट का प्रशासन के संबंध में या परीक्षण भरवाने के संबंध में भी निर्देशन तैयार करते कि भाई हमको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कराना, उसके संबंधित निर्देशन क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, फिर उसका हम फलांकन कैसे करेंगे, किस विधि द्वारा तैयार करेंगे। तो मैंने बहुत सारा प्रारंभिक रूप तैयार कर रही हूँ, आखिरी तक के लिए प्लानिंग कर रही हूँ। अगर मैं उसे एक इन शॉर्ट बोलूं कि यदि कोई परीक्षण जो निर्माण करता है, परीक्षण के पदों की रचना कर ले, फिर प्रशासन निर्देश बना ले, फिर उसके फलांकन की विधि तैयार कर ले, यानी 3 चीजें उसमें आ जाएंगी, तब उसका परीक्षण का प्रारंभिक रूप तैयार होता है। चलिए उसके अंदर अब अपन पढ़ते हैं कि प्रारंभिक रूप तैयार करने का पहला पद क्या है। परीक्षण के पद, जो मैंने अभी आपको थोड़ी सी भूमिका बांधी, तो भूमिका में मैंने समझाने की कोशिश की कि परीक्षण के पद, तो हमने पद बनाने में जो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि परीक्षण के पद या प्रश्नों के प्रकार, किस प्रकार के परीक्षण या किस प्रकार के पद होना चाहिए या प्रश्न होना चाहिए। तो अपन कुछ ध्यान से सुनिएगा, किस प्रकार के प्रश्न अपन कर सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स, सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न हम पूछ सकते हैं, है कि नहीं। मिलान वाले, मैचिंग टाइप आइटम वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। रिकॉल टाइप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको कंप्लीट टाइप रिक्त स्थान पूर्ति वाले यानी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के अपन प्रश्न पूछ सकते हैं। मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। शॉर्ट आंसर ऐसे टाइप। तो आपको समझ में आ मैं कितने प्रकार के प्रश्न आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट निकालना है, उस परीक्षण का निर्माण करना है। तो हमें किस प्रकार के प्रश्नों का चुनाव, किस प्रकार के प्रश्न हैं वो हम ले सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स, मिलान, यानी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार की चीज को पूछ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम प्रश्नों के प्रकारों का चयन कर सकते हैं।
ठीक है ना। अब हम दूसरी बात करते हैं कि विशिष्ट तालिका का निर्माण करना। यहाँ पे क्या होता है कि परीक्षण में कितने प्रश्न होंगे, अभी हम किस प्रकार के प्रश्न थे वो हमने निर्धारित कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि परीक्षण में कितने प्रश्न होंगे, कितने प्रकार के प्रश्न होंगे, यह निश्चित हो जाता है विशिष्ट तालिका बना करके, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तालिका से हम निश्चित कर रहे हैं कि अलग अलग जो प्रश्नों की संख्या है वह कितनी और कितने प्रतिशत होना चाहिए, जो जो हमने। और इससे क्या हो रहा है, हमको बहुत सारी चीजों के बारे में हमारे को एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने आ जाता है। जब हम जैसे कोई कितने प्रश्न हमें पूछना चाहिए, तो हम सत्य के कितने प्रश्न पूछने वाले हैं, बहुविकल्प के कितने, मिलान वाले कितने, तो हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, ये प्रारंभिक रूप है। तो हम एक अपने दिमाग में जो प्लानिंग के साथ साथ एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं कि हमने प्रश्नों के प्रकारों को चुन लिया, फिर हमने विशिष्ट तालिका बना के एक ब्लूप्रिंट बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, पदों की रचना कर रहे हैं और सावधानियों को ध्यान में रख रहे हैं। जब हमने ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो पदों की रचना करनी, अब पदों की हम रचना कर रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब प्रश्न बना लिए जाते हैं और तब हम क्या करते हैं, प्रारंभिक रूप से संबंधित प्रश्न तैयार हो जाते हैं। और प्रश्न बनाते समय हमें क्या करना चाहिए, बस एक विशेष बात की ध्यान रखना चाहिए कि भाषा कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्नों में सदैव, कभी नहीं, निश्चित रूप से आदि शब्दों का उपयोग प्रश्न पद बनाते समय नहीं करना चाहिए, है ना। आप कभी नहीं, यानी इस तरह से थोड़ा भ्रमित, निश्चित रूप से, सदैव, इस तरह के प्रश्न बनाते समय उपयोग नहीं करना चाहिए। और प्रश्नों की भाषा जटिल या द्विअर्थी नहीं होना चाहिए, दो अर्थ सामने निकल के ना आए। कठिन भाषा के प्रयोग से क्या हो कि से जो आप पूछना चाह रहे हैं वो उत्तर नहीं मिल पाता। इसीलिए प्रश्नों की रचना करते समय में कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बात कहूंगी कि प्रश्नों की संख्या क्या है, संख्या जो है 1.5 गुनी या 2 गुनी होना चाहिए। अंतिम प्रारूप में बात करूंगी। प्रारंभिक प्रारूप में और अंतिम प्रारूप की अपेक्षा प्रश्नों की संख्या कैसी होना चाहिए, 1.5 गुनी या 2 गुनी होना चाहिए, है ना। और फिर मैं कहूंगी कि परीक्षण जो है कि प्रारंभिक प्रारूप में एक पद के जो है एक प्रकार के एक स्थान पे लिखे होना चाहिए। जैसे अपन उदाहरण जैसे बात करेंगे, एक जैसे चीजें, ट्रू एंड फॉल्स वाले प्रश्न एक जगह होना चाहिए, है ना। आप वहीं पे ट्रू एंड फॉल्स, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे नहीं, एक जगह पे होना चाहिए। और पदों की रचना में हमें ये ध्यान में रखना है, जहां तक संभव हो पदों के अंक भी समान रखे जाएं। यानी आपको नंबरिंग भी कैसा करना चाहिए, एक जैसी करना चाहिए। और यहाँ पे प्रश्नों के जो उत्तरों में कोई क्रम में नहीं आना चाहिए। प्रश्नार्थी अपने उत्तरों को समझ जाए, क्रम को समझ जाए और उसके उत्तर लिखना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए कि प्रश्नों के उत्तरों में ऐसा कोई क्रम भी नहीं होना चाहिए, वो आराम से करे। और परीक्षण के जो प्रश्न हैं उनको बनाते समय परीक्षणकर्ता को चाहिए कि वो अपनी भाषा में प्रश्न बनाए और पाठ्य पुस्तकों के वाक्यों के प्रश्नों को नहीं दोहराना चाहिए। जैसा कि आपकी बुक में जैसे ही प्रश्न लिखे वैसा ना दोहराएं, वो अपनी भाषा में उनसे प्रश्न पूछें, है ना। और जो परीक्षण के जो प्रश्न हैं, हर प्रकार के परीक्षण के उद्देश्यों की सीमा के अंतर्गत होना चाहिए कि जिस प्रत्यय का, जिस भी कॉन्सेप्ट का अपन मापन के संबंध में बनाया जाए तो उसी प्रत्यय या उसी कॉन्सेप्ट के से ही संबंधित वो प्रश्न होना चाहिए। जैसे हम व्यक्तित्व के ऊपर बना रहे हैं तो हमें हमारा कॉन्सेप्ट व्यक्तित्व का मापन करना है, तो हम वहां पर समायोजन या चिंता या इस तरह के प्रश्नों को नहीं डालेंगे जो उनका मापन करे। तो हम, आप समझ के, जिस प्रत्यय का मापन करना उससे ही जुड़े हमें प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। और परीक्षण के जो पद हैं के निर्माण में परीक्षण के जो कठिनाई स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि विभिन्न कठिनाई के स्तर हैं तो प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन है तो प्रश्नों को सरल कर देना चाहिए। तो अंत में हमारे पास कुछ प्रश्न पहुंचते हैं, संशोधित होते हैं, फिर पदों की रचना करते हैं। तो इस तरह से हमने उनको विश्वसनीयता, सार्थक, वैधता की कसौटियों पे कसते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, कुछ सावधानियां बरती, है ना।
काफ़ी सारी सावधानियां बरती, उनका अरेंजमेंट कर लिया। तो अब हम आखिरी उसमें बात करेंगे कि एक आपने समझ लिया कि परीक्षण के जो पद हैं, पहला स्टेप जो प्रारंभिक रूप तैयार किया था उसमें पहला हमने किया परीक्षण के पद या प्रश्नों के प्रकार। कौन कौन से अभी मैंने प्रकार बताए थे, दोहराइए। ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम, बहुत सारी आपको चीजें बताई थी, मिलान वाले हो गए। तो आप शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ऐसे टाइप, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। और विशिष्ट तालिका बनाई। फिर विशिष्ट तालिका में मैंने क्या समझाया, मैंने उसमें समझाया कि ब्लूप्रिंट तैयार करें, कितना उसका प्रतिशत हो वो हम सारी चीजें डिसाइड करें, कौन से प्रश्न हो। फिर पदों की रचना और सावधानियां। अब हमने ये आपको बहुत सारी सावधानियां बताई कि भाषा का प्रयोग कैसे करें, कितने पद रखें, किस प्रकार से प्रश्न बनाएं, बहुत सारी चीजें आपको समझा दी सावधानियों में। अब मैं बात कहूंगी कि परीक्षण, प्रशासन और निर्देश, है ना, टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्ट्रक्शन। भाई अब अपना टेस्ट बन गया है तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम परीक्षण के पद तैयार हो जाते हैं तो उन्हें अपन व्यवस्थित कर लेते हैं। अब उसे कैसे प्रशासित किया जाए यह परीक्षणकर्ता द्वारा ही निश्चित किया जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें किस तरह से उसे हमने बनाया है टेस्ट। तो परीक्षण के प्रशासन में हमें किन किन बातों का और सावधानियों का ध्यान में रखना चाहिए, यह भी हमें तैयार करना पड़ेगा। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उसके किस तरह से हमें उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए हमें नियम तैयार करना चाहिए। जो हमारा सब्जेक्ट है, छात्र है, उसके परीक्षण के पदों का उत्तर का ढंग किस ढंग से देते हैं, प्रश्नों या पदों का उत्तर सही ढंग से प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हमें जो हमारा सब्जेक्ट है उसे निर्देश देना पड़ेगा कि आपको क्रमबद्ध ही प्रश्नों के उत्तर देना है ना। परीक्षण के निर्देशों को इतना स्पष्ट होना चाहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसे हम समझा रहे हैं, जिस पे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, वह सरलता से समझ जाए। और परीक्षण के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार देना है, कैसे देना है, कितने समय में देना है, ये सारी बातें हमारे निर्देशों में आ जाती हैं, जिससे हमारा सब्जेक्ट सरलता से उसे भर पाता है। तो ये हो गया परीक्षण का प्रशासन और निर्देश। इसमें मैं अंतिम बात करूंगी प्रारंभिक परीक्षण के प्रारूप में कि परीक्षण का फलांकन। अब स्कोरिंग की बात आ जाती है कि भाई जब हमने परीक्षण का रूप तैयार कर लिया, रचना हो गई, प्रशासन हो गया, तो अब हमारे को उसके लिए उसका किस तरह से अंकन करना है, फलांकन करना है, ये भी निर्धारित करना पड़ेगा। परीक्षण का फलांकन भी सरल रखा जाता है। जब बहुधा हम बहुत सारे प्रश्न के अंकों को देने में समान व्यवस्था रखी है हमने कि अंक भी कैसे रख रहे हैं कि भाई बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं मगर अंक जो है वो सब में समान है। तो परीक्षण जो निर्माण करता है वो ऐसे प्रश्न कभी नहीं बनाना चाहिए कि जिसमें परीक्षणों का जो फलांकन है वो की जो अलग अलग हो, यानी एक में 4 नंबर, एक में 10 नंबर, इस तरह का नहीं होना चाहिए, एक सा होना चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या किया, बहुत सारी चीजें समझ ली। प्रारंभिक रूप में हमने क्या क्या समझ लिया, परीक्षण के पद कैसे होते हैं, उसका प्रशासन, निर्देशन, परीक्षण का फलांकन। मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि परीक्षण का प्रारंभिक रूप की जांच कैसे करते हैं, परीक्षण का अंतिम प्रारूप कैसे तैयार करना है, परीक्षण का मूल्यांकन, परीक्षण का मान्यकरण। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नए टॉपिक्स पर चर्चा करूंगी जो इस वीडियो से जुड़ा हुआ है, और उसमें मैं आपको पूरा टेस्ट कैसे बनाया जाता है, परीक्षण की रचना के क्या क्या सिद्धांत हैं, वो एक एक करके आपको समझाऊंगी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।